दोस्तों, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड समाचार की इस नई वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो इंडिया में मामले हो चुके हैं वो यहाँ पे हो चुके हैं 52,952। और साथ में यदि बात करें कि कितने लोगों की मौत हो चुकी है तो 1783 लोगों की मौत हो चुकी है और 15,263 लोग सही भी हो चुके हैं। और यदि बात करें कि पिछले 24 घंटे में कितने लोग संक्रमित हुए हैं तो 3561 लोग संक्रमित हुए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहली खबर के बारे में। पहली अपडेट है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल और शराब महंगी। जी हाँ दोस्तों, कल यहाँ पे बैठक हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी पेट्रोल डीजल के साथ शराब महंगी हो गई। गुरुवार को कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में मंत्री परिषद और उसके बाद कैबिनेट में कई फैसलों पर यहाँ पे मोहर लग गई। इसके साथ ही यहाँ पे जो है स्वरोजगार योजना भी लॉन्च की गई है। उत्तराखंड ने दूसरे राज्यों से लौटने वाले उत्तराखंड के लोगों के स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी लॉन्च की। इसके साथ ही घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी लोगों को यहाँ लाने का संकल्प भी दोहराया। इस बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत पेट्रोल अब 2 रुपये प्रति लीटर और डीजल 1 रुपया प्रति लीटर बढ़ जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से उत्तराखंड सरकार को सालाना 120 करोड़ रुपए की आय हो सकेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डीजल बढ़ा है वो 1 रुपये बढ़ा है, पेट्रोल 2 रुपये बढ़ गया है। शराब पर हेल्थ केयर टैक्स लगा। कैबिनेट में शराब पर हेल्थ केयर टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत शराब की 3 अलग अलग श्रेणियों में प्रति बोतल 20 रुपये से 475 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय किया गया। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इससे सरकार को लगभग सालाना 250 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। मंत्री कौशिक ने आगे कहा कि टैक्स लगाने से मिलने वाले धन का इस्तेमाल विकास कार्य, रोजगार के नए मौके सृजित करने में किया जाएगा। शराब पर वृद्धि 1 साल के लिए लागू रहेगी। तो यहाँ पर जो है पेट्रोल, डीजल और शराब के दाम बढ़ चुके हैं। तो बात कर लेते हैं हम अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों, अगली अपडेट है 57 शिक्षा अफसरों की सीआर गायब। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा विभाग में अफसरों के प्रमोशन की प्रक्रिया में खुद अफसर ही बाधा बन गए। अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक पद पर प्रमोशन के लिए पात्र अफसरों की सीआर ही वर्षों से तैयार नहीं की गई। अधूरी सीआर वाले अफसरों में बीओ स्तर के 19 अफसर, तो यहाँ पे संयुक्त निदेशक स्तर के वरिष्ठ अफसर RK उनियाल, ललित मोहन चमोला, दिनेश चंद्र गौड़, रघुनाथ लाल आर्य की भी 3-3 साल की सीआर गायब है। अब अपर निदेशक महानिदेशालय वंदना गर्ब्याल ने तीनों निदेशकों के साथ समग्र शिक्षा अभियान के APD को पत्र भेजते हुए इस पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही सभी 57 अफसरों की सीआर और जरूरी रिकॉर्ड जल्द मुहैया कराने को कहा है। महानिदेशालय ने 23 फरवरी 2019 से अब तक 7 बार तीनों निदेशक और APD से अफसरों को सीआर और जरूरी रिकॉर्ड मांग चुका है, पर किसी भी अफसर का रिकॉर्ड तैयार नहीं हुआ। इससे प्रमोशन प्रक्रिया नहीं बढ़ रही है। बात करते हैं अगली खबर के बारे में। तो अगली खबर है देश में आयुर्वेदिक दवा का ट्रायल शुरू, डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है ये। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि वैकल्पिक आयुष दवा का स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 प्रभावित इलाकों में कार्यरत कर्मियों पर नैदानिक परीक्षण यानी कि क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक काम की शुरुआत के साथ ही यह दिन बेहद अहम है। आयुष औषधि जैसे अश्वगंधा, यष्टिमधु, गडुची, पिप्पली और आयुष 64 का भी नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश दुनिया के सामने आयुर्वेद की श्रेष्ठता को हम आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करके प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने आगे बताया कि यह परीक्षण आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और CSIR के सहयोग से किया जा रहा है। अगली खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगली अपडेट है आंध्र में गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थित एक केमिकल संयंत्र में गुरुवार सुबह स्टायरीन नामक जहरीली गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई। 1000 लोग बीमार पड़ गए। इस घटना की जानकारी होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी स्थिति की समीक्षा की और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को हर समय मदद का आश्वासन दिया। दूसरी ओर NDRF के DG SN प्रधान ने कहा कि अब स्थिति नियंत्रण में है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश में गैस रिसाव हुआ था जिसके कारण यहाँ पे 11 लोगों की मौत हो गई है और यहाँ पे हजारों संख्या में जो है लोग बीमार पड़ गए।
फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और जैसे ही कोई अदर अपडेट आएगा आप सभी को ज़रूर बता दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों अगली अपडेट है JEE एडवांस परीक्षा 23 अगस्त को होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने गुरुवार को घोषणा की कि IIT में दाखिले को आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि JEE एडवांस 23 अगस्त को आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा पहले 17 मई को होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण इसे टाल दिया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल में घोषणा की थी कि JEE मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई को होगी, जबकि नीट की 26 जुलाई को होगी। तो अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे प्रवासियों के लिए स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है। तो इस बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों और प्रवासियों को रोजगार देने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में गुरुवार देर शाम हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश में लौटे प्रवासी चाहे तो राज्य में अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य लोग भी स्वरोजगार के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार के मौके मुहैया कराना सरकार का मकसद है। इसके लिए सरकार ने पर्याप्त बजट की भी व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि MSME की तुलना में इस योजना के तहत कारोबार शुरू करने वाले लोगों को सब्सिडी का लाभ जल्दी मिलेगा। इससे उन्हें काम शुरू करने में मदद मिलेगी। या दोस्तों, यहाँ पे स्वरोजगार योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। जो भी प्रवासी दूसरे राज्यों से लौट रहे हैं उनके लिए खासकर ये फ़ायदा दे सकती है। यहाँ पे देख सकते हो देहरादून में गुरुवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उस दौरान बहुत अहम निर्णय लिए गए। उसकी ये कुछ तस्वीरें हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हो 25 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर मिलेगी 6 लाख की सब्सिडी, ये भी यहाँ पर बोला गया है। और इसमें देख सकते हो जो मदन कौशिक जी का कहना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत राज्य सरकार ने लौटे प्रवासियों और प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के अवसर मुहैया कराया है। कोरोना महामारी के चलते उपजे हालातों को सुधारने की दिशा में यह योजना खासी कारगर साबित होगी। इस योजना से उत्तराखंड में रोजगार बढ़ने के साथ ही राज्य की आर्थिकी भी मजबूत होगी। तो इसके साथ ही जो यहाँ पर दारू के रेट बढ़े हैं वो भी आप देख सकते हो। मैकडॉल जो पहले पुराने रेट थे 520 की थी, अब 550 की हो चुकी है। रॉयल स्टैग 620 की थी, 670 हो चुकी है। इसके साथ ये ब्लेंडर 860 की थी, ये हो चुकी है 910 की हो चुकी है। और 100 पाइपर 1360 की थी, अब हो चुकी है 1460 की। ब्लैक डॉग 2260 की थी, अब हो चुकी है 2460। ब्लैक लेबल 2750 की थी, अब हो चुकी है 3250। तो यहाँ पर जो है 20 रुपये से जो है 20 रुपये मिनिमम यहाँ पे रेट बढ़ाया गया है। और मैक्सिमम की बात करें तो 200 रुपये तक यहाँ पे बढ़ाया गया है बोतल में। ठीक है, अगली अपडेट पे बात करते हैं। अपडेट है यहाँ पे पेट्रोल डीजल पर वैट से महंगाई बढ़ना तय। यहाँ दोस्तों राज्य सरकार के पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने के फैसले के बाद उत्तराखंड में महंगाई बढ़ना तय है। इससे न केवल आम लोगों को पेट्रोल और डीजल महंगा खरीदना पड़ेगा, बल्कि माल भाड़े में भी इजाफा होगा। ऐसे में कोरोना महामारी की वजह से पहले ही आर्थिक परेशानी से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें कुछ और बढ़ जाएंगी। और डीजल पर वैट बढ़ने से सरकार के खजाने में सालाना 120 करोड़ रुपए अतिरिक्त जाएंगे। राज्य सरकार को अभी पेट्रोल और डीजल पर वैट के जरिए साल में कुल 1500 करोड़ का राजस्व मिलता है। कैबिनेट के हालिया फैसले से उत्तराखंड के लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा और लोगों को अब जो है पेट्रोल और डीजल के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। मई को उत्तराखंड में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 72.55 रुपये प्रति लीटर थी, जबकि 1 लीटर की डीजल कीमत 63.17 रुपये थी। गुरुवार को पेट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर और जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इससे राज्य में पेट्रोल जो हो गया है वो 74.55 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 64.17 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। यहाँ पे सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से कोरोना महामारी के इलाज और उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है, उत्तराखंड में तीसरे दिन भी कोई केस नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें राज्य में गुरुवार को भी लगातार तीसरे दिन कोरोना का कोई नया मामला सामने देखने को नहीं मिला। इससे सरकार ने राहत की सांस ली है। गुरुवार को 481 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें किसी में भी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि नहीं हुई। अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने बताया कि राज्य में अब तक जो है 61 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 257 सैंपलों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है।
कोरोना के 21 मरीजों का इलाज चल रहा है और 39 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तो इसी के साथ हम बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों अगली अपडेट, आज जो है मदर्स डे है। सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप कोरोना के काल में घर पर ही होंगे, घर पर रहकर अपनी माँ के साथ समय बिता रहे होंगे। इस बार मदर्स डे को कुछ खास बनाते हैं। आइए कुछ पेंटिंग बनाते हैं। आप भी अपनी माँ के लिए जो है पेंटिंग वगैरह बना सकते हो, सेल्फी वगैरह आपको भेजनी है। तो सभी को हैप्पी मदर्स डे। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है, यूपीसीएल के पास नहीं 9 लाख उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर। तो राज्य के सबसे हाईटेक माने जाने वाले निगमों में से एक यूपीसीएल के पास ही अपने उपभोक्ताओं का 7% ब्यौरा नहीं है। 9 लाख उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर निगम के पास नहीं है। ऐसे में उस दावे पर सवाल उठ रहे हैं जिसमें बिजली कटौती, बिजली बिलों की SMS के जरिए हर उपभोक्ताओं को पहले ही जानकारी देने का दावा किया जाता है। यूपीसीएल ने बिलों के ऑनलाइन भुगतान को कई इंतजाम किए हैं। नेट बैंकिंग और भुगतान करने वाले तमाम मोबाइल ऐप को साथ जोड़ा है। अब ऑनलाइन भुगतान तो आम उपभोक्ता तब करे जब उसके पास बिल की जानकारी पहुंचे। इस बारे में यूपीसीएल के MD BC के मिश्रा का कहना है कि 60% नंबर जुटा लिए गए हैं। तो यहाँ पर यूपीसीएल के बाद 9 लाख जो है उपभोक्ताओं के नंबर ही नहीं है। अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है, टिहरी जिले के लोगों को प्रशासन ने घर भिजवाया। रायपुर स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 42 बसों से 1207 लोगों को टिहरी भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगातार लोगों को घर भेजा जा रहा है। दोस्तों पुलिस और प्रशासन की ओर से गुरुवार को टिहरी के लोगों को उनके घर भेजा गया। सभी लोगों को थाना चौकियों से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर ले जाया गया, जहां थर्मल स्क्रीनिंग के बाद टिहरी के लिए रवाना किया गया। अन्य जिलों के लोगों को भी वहां से रवाना किया गया। तो अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगली अपडेट है, उत्तराखंड के हर व्यक्ति को वापस लाएंगे, ऐसा कहना है सरकार का। वापस लाने की जताई प्रतिबद्धता। जी हाँ दोस्तों, दूसरे राज्यों में फंसे अपने घर उत्तराखंड आने के इच्छुक लोगों की संख्या 1.70 लाख हो गई है। सरकार ने इन सभी को लोगों को चरणबद्ध तरीके से लाने की योजना तैयार की है। गुरुवार को हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक में फंसे लोगों की वापसी का विवाद भी सुलझ गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गुरुवार को खुद उक्त 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। इसके बाद कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए राज्य के सभी लोगों को वापस लाया जाएगा। इस प्रक्रिया को 3-4 दिन के भीतर तेज कर दिया जाएगा। कैबिनेट बैठक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य की तैयारियों और दूसरे प्रदेशों से लौटने के इच्छुक प्रवासियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि राज्य के हर व्यक्ति को चरणबद्ध योजना के तहत वापस लाया जाएगा। कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड के लोगों को भेजने को तैयार नहीं थे। इस पर मुख्यमंत्री ने उनके साथ वार्ता की। इसके बाद तीनों राज्यों से लोगों को लाने पर सहमति बन गई है। प्रथम चरण में लोगों को लाने के लिए 3 दिवसीय प्लान तैयार किया गया है। सुदूरवर्ती राज्यों में फंसे उत्तराखंड के लोगों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेन सुविधा पर सहमति दी है। कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। दूसरे राज्य से आने वाले से स्वास्थ्य संबंधी मानक पालन कराने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी। जिन लोगों के गाँव में 2-3 कमरे का मकान है, उनके गाँव में ही क्वारंटीन किया जाएगा। जिन लोगों के पास यह सुविधा नहीं है, उन्हें गांव के बाहर स्कूल अथवा किसी सरकारी भवन में क्वारंटीन किया जाएगा। तो जो भी लोग फंसे हुए हैं वो जल्दी घर आएंगे। इसके लिए जो है मुख्यमंत्री ने जहाँ फंसे हुए हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री से वार्ता कर ली है और सभी लोग घर आ सकेंगे। बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। उत्तराखंड में ग्रीन जोन में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने की आशंका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड में आप कोरोना से महफूज रहे ग्रीन श्रेणी के जिलों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए विभाग ने अगले 28 दिन विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उत्तराखंड के 7 पर्वतीय जिलों में अभी तक कोई भी मामला नहीं आया है। राज्य में 10 जिले ग्रीन जोन में है। देहरादून और नैनीताल ऑरेंज श्रेणी में है। हरिद्वार अकेला ऐसा जिला है जो रेड जोन में है। ऑरेंज से ग्रीन श्रेणी में आए पौड़ी, अल्मोड़ा व उधमसिंह नगर में भी कम मामले सामने आए। ग्रीन श्रेणी में होने से अब इन जिलों को लॉकडाउन में छूट मिल गई है। साथ ही इनमें बड़ी संख्या में प्रवासियों की वापसी शुरू हो गई है। ऐसे में बाहर से संक्रमित के पहुंचने और सोशल डिस्टेंस का पालन न होने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। राज्य में सबसे अधिक प्रवासियों को ग्रीन श्रेणी के जिलों में लाना है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। तो यहाँ पर ये ग्रीन जोन में जो है संक्रमण बढ़ सकता है, इसके लिए सरकार ने सतर्क रहने को कहा है। अगली अपडेट पर बढ़ते हैं।
अगली अपडेट यहाँ पर है, दैवीय आपदा घोषित करे सरकार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने आए दिन हो रही भारी बारिश और ओलावृष्टि को दैवीय आपदा घोषित करने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि बारिश से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार 100 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान भी करे। देहरादून स्थित पार्टी मुख्यालय में गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यहाँ पे इस बारे में ओलावृष्टि और भीषण वर्षा के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है और यह दैवीय आपदा से कम नहीं है। किसान करीब बर्बाद ही हो चुका है। गेहूं, सेब, आम, फूलम आदि फल बर्बाद हो गए हैं। हैरानी की बात है, कृषि और उद्यान विभाग ने नुकसान का आकलन केवल 28 करोड़ रुपए ही आंका है। बिना जमीनी सर्वे किए ही अफसरों ने नुकसान की रिपोर्ट बना दी। प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत और उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि पहले भी पिछले साल की कई किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। गन्ना किसानों ने और गेहूं उत्पादक किसानों का भी 100 करोड़ का बकाया है। हाईकोर्ट के आदेश के पैसा मिल गया, अब किसानों का करोड़ों रुपया सरकार और चीनी मिलों पर बकाया है। तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि जो ये बारिश वगैरह हो रही है इसको दैवीय आपदा घोषित करना चाहिए सरकार को, और साथ में सरकार से 100 करोड़ रुपए का पैकेज जारी भी करने की मांग की गई है यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। मैं भी लूँगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।